चलिए यहाँ ध्यान दो। जय हिंद। हमने एक व्यवस्था पढ़ी थी जब हम न्यायपालिका पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर कौन था आपका? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे या सत्र न्यायालय बोल सकते हैं। सबसे ऊपर कौन था आपका, या सबसे ऊपर कौन है आपका? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है? हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट के नीचे या तो आप सेशनल कोर्ट्स बोल सकते हैं, इसे हम जानते हैं जिला सत्र न्यायालय के नाम से। इसके नीचे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो इसके भी नीचे कार्य करते हैं। ये चीज जानते हैं, इतना पता है। और इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय इन सभी पर क्या है? बाध्यकारी है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय इन सब पर क्या है? पर क्या इस पर बाध्यकारी है? नहीं है। सेम एज जो नीचे के कोर्ट्स हैं वो किसके डिसीजन को मानने को बाध्यकारी हैं? अपने नीचे के कोर्ट को मानने के, मतलब अपने ऊपर के कोर्ट के डिसीजन को मानने को बाध्यकारी हैं। ठीक है, इतना तो पता है हमें। अब इन सब के अलावा एक टर्म और है, अर्थात एक बॉडी और है जिससे बोला जाता है ट्राइब्यूनल। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? न्यायाधिकरण। अच्छा, हम जब से हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो शायद हमने ये शब्द बहुत बार सुना है, न्यायाधिकरण सुना है। तो एक चीज तो हमें पता है, न्याय तो इसी में लिखा हुआ है, अर्थात न्याय से ही संबंधित होगा। किसी न्याय से संबंधित की बॉडी होगी तभी इसका नाम क्या है? न्यायाधिकरण है। और जब हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं और हाई कोर्ट के बाद हमने ट्राइब्यूनल पढ़ा, तो अर्थात कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। अब एक चीज समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए फॉरेस्ट से संबंधित कोई विवाद होता है, वन से संबंधित। ठीक है, या हम इसको सोचते हैं कि मान लीजिए किसी फॉरेन करेंसी को लेकर विवाद होता है, या फिर आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना है? स्पेक्ट्रम समझते हो? 2G 3G। मैं पहले आपको बता देता हूँ होता क्या है। जब भी नई सर्विसेज कम्युनिकेशन की, टेली कम्युनिकेशन की चालू होती हैं, तो इनकी ऑक्शन किए जाते हैं। कंपनीज इनके ऑक्शन लेती है, उस पर अपनी बोलियां लगाती है, इन्हें स्पेक्ट्रम्स दिए जाते हैं कंपनीज को, ताकि वो अपने टावर्स को स्टेब्लिश कर सके टेली कम्युनिकेशन के लिए। आपकी सिम कंपनी सुनी आपने, जियो, एयरटेल, ये सभी क्या करती हैं? स्पेक्ट्रम्स को बाय करती हैं गवर्नमेंट से। अब 2G स्पेक्ट्रम एक घोटाला था जो हुआ था कुछ वर्षों पहले, जिसमें गलत तरीके से इन स्पेक्ट्रम्स की ऑक्शन किए गए थे और इन्हें प्रोवाइड किया गया था। तो हमें घोटाले तो पढ़ना नहीं है, पर अब यहां पर हम एक बात करते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं या किसी भी कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, क्या ये हो सकता है कि वो हर क्षेत्र के ज्ञाता हो, हर क्षेत्र का उन्हें विशेष ज्ञान रहता हो? मान के चलते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित कोई विवाद होता है, किसी भी स्पोर्ट्स से संबंधित, तो क्या जरूरी है कि जो जज वहां पर बैठे हुए हैं उन्हें उस स्पोर्ट्स का पूरा नॉलेज है तो वो डिसीजन दे सकते हैं? जरूरी है? ऐसे कार्यों के लिए या ऐसे वादों को सुनने के लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, जिसमें न्यायाधीश तो बैठते हैं, परंतु न्यायाधीश के साथ साथ उस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ या ज्ञाता भी बैठते हैं, जिन्हें उस क्षेत्र के कानूनों का और उस क्षेत्र के नियमों का क्या हो? ज्ञान हो। इसलिए बनाया गया ट्राइब्यूनल्स। अच्छा, ट्राइब्यूनल्स बनाने की दूसरी वजह क्या थी? अब हमारे देश में अगर एज अ मोटा मोटा हिसाब में देखा जाए तो राउंड फिगर में लगभग 12,000 ये सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशनल कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट लगभग सब मिलाकर लगभग 12,000 है। कितने हैं? 12,000 के आसपास बनते हैं। और हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी है? मान के चलते हैं 140 प्लस जा चुकी है, 140 करोड़ प्लस जा चुकी है। अब लगभग 140 तो नहीं हो सकते, परंतु हमारे देश में इतने वाद जरूर हैं कि वो 12,000 कोर्ट से सॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे में सहायक कोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। अब सहायक न्यायालय में उन न्यायालयों की भी आवश्यकता पड़ती है जो किसी संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञता हो या विशेषता रखते हो, ताकि उससे संबंधित बात किसके पास भेजा जा सके? अब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, टेली कम्युनिकेशन से संबंधित घोटाला है, तो वो किसके पास जाएगा? उस ट्राइब्यूनल के पास जाएगा जो टेली कम्युनिकेशन से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रदूषण की। जरूरी नहीं है कि जो न्यायालय या जज बैठे हुए हैं न्यायालय में उन्हें प्रदूषण के बारे में सभी प्रकार के ज्ञान हो, या किस प्रकार से O2 का उत्सर्जन होना चाहिए, किस प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। अब हर पुस्तक तो उन्होंने पढ़ी नहीं है साइंस की, है ना? अर्थात उसके लिए बेहतर होगा कि वो व्यक्ति डिसीजन सुनाए जो इस चीज का क्या रखता हो? ज्ञान रखता हो। इसलिए एक ट्राइब्यूनल बनाएगी, NGT नाम सुना है? नेशनल
ग्रीन ट्राइब्यूनल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। जो हमारा हरित न्यायाधिकरण है, क्या काम करता है हरित न्यायाधिकरण? कहीं भी अगर प्रदूषण से संबंधित या ऐसी चीजें जो हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक साबित होती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री कुछ नियमों का पालन ना करते हुए हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है, इस तरह के जो वाद है वो डायरेक्ट कोर्ट ना जाकर किसके पास जा सकते हैं आप कंप्लेंट डालने? एनजीटी के पास जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उस क्षेत्र विशेष का जो ज्ञान है वो कौन रखता है? एनजीटी रखता है। और एनजीटी को आप जानते हो कि एनजीटी सजा भी सुना सकता है और एनजीटी फाइन भी आपके ऊपर इंपोज कर सकता है। पता है, हमने जब पढ़े थे सारे कमीशन, उसमें हमने एनजीटी बहुत डिटेल में पढ़ा था। एनजीटी के बारे में बस इतना ध्यान रखिए कि प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, नाम ही उसका क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो वो सारे वाद वो सुनता है और उस पर अपने निर्णय देता है। तो ट्राइब्यूनल बनाए क्यों जाते हैं? किसी विशेष क्षेत्र के क्या सुनने के लिए? वाद सुनने के लिए, और केवल उस विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है, ऐसी हमारे यहाँ पर नदियों से संबंधित भी ट्राइब्यूनल्स हैं। अब आप सोचिए, नदियों से संबंधित यदि कोई ट्राइब्यूनल है तो वो क्या काम करता होगा? नदियों को प्रदूषण से बचाने का कार्य करता होगा। ठीक है, नदियों के संबंधित फैक्ट्रियों के कैसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए उनकी देखरेख करता होगा। केंद्र सरकार को उससे रिलेटेड सजेशंस देता होगा। जब केंद्र सरकार कानून बनाती होगी तो केंद्र सरकार उनसे परामर्श करती होगी, और अगर किसी भी प्रकार के कानून का हनन होता है तो वो फाइन भी इंपोज करता होगा और सजा भी सुनाता होगा। अर्थात काम किसकी तरह कर रहा है वो? एक कोर्ट की तरह कर रहा है। परंतु यहाँ डिसीजन ना हाई कोर्ट ने सुनाया, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ना ही किसी जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया। ठीक है, अब अगर नदियां प्रदूषित हो रही हैं तो आप मत जाइए बिल्कुल हाई कोर्ट। आप कहां जा सकते हैं? आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, आपको किसी कंपनी जो आपकी नदियों को प्रदूषित कर रही है या आपके पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसी स्थिति में? एनजीटी के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट कोर्ट ना जाकर कहां जा सकते हैं? आप उस ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? कोर्ट और ट्राइब्यूनल में फर्क क्या होता है? ट्राइब्यूनल क्यों बनाए गए हैं आपके न्यायाधिकरण? किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित वादों को सुनने के लिए बनाए गए हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या ये संविधान में शुरू से है कि संविधान में लिखे हुए हैं? तो नहीं है, इन्हें अधिनियम के तौर पर पारित किया गया और बाद में संविधान में इन्हें अमेंडमेंट के तहत स्थान दिया गया है, 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो वही चीज हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, न्यायाधिकरण मतलब क्या होता है? ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल मूल रूप से भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। कब जोड़ा गया? 1985। ट्राइब्यूनल अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक क्यों है? अर्ध न्यायिक मतलब क्यों? क्योंकि पूर्ण न्यायिक संस्था क्या कहलाती है आपकी? जो केवल न्याय का कार्य करती है। जिस प्रकार से आपकी क्या हो गई, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये कंप्लीटली आपकी जुडिशियल बॉडी नहीं है। ये कैसी है? सेमी जुडिशियल, अर्थात अर्ध न्यायिक है, जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। अब देखो, कर से संबंधित वाद आएगा तो आप ऐसा ट्राइब्यूनल बना दीजिए जिसको नॉलेज किसका हो? टैक्स से संबंधित जो नीतियां उसका क्या हो? नॉलेज हो, वो ज्ञान रखती हो। अब जरूरी तो नहीं जो जज साहब बैठे हुए हैं आपके उन्हें टैक्स के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ट्राइब्यूनल काम कर देगा जो कोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट वो सुन नहीं सकता, कोर्ट सुन भी सकता है, कोर्ट कर भी सकता है। पर यहां पर क्या हो रहा है? कोर्ट के भार को कम किया जा रहा है। कोर्ट पर जो लोड है इतने सारे केसेस का, इतने सारे वर्क का, उसको क्या किया जाता है? अच्छा, इससे दूसरी चीज और अच्छी होती है कि आपके डिसीजन में जो देरी होती है उसकी समय सीमा में भी क्या आती है? कमी आती है। क्यों? क्योंकि एक अलग से बॉडी अगर किसी विशेष वाद के लिए कार्य करेगी तो अर्थात डिसीजन देने में भी समय कम लगेगा और आपको निर्णय भी जल्द देखने को मिलेगा। यह कई कार्य करता है, जैसे विवादों का निपटारा करना। अच्छा, कई बार एनजीटी में आपने पढ़ा होगा कि कई बार सरकार को किसी को मुआवजा देना पड़ता है कुछ स्थितियों में, क्योंकि अगर किसी वजह से पर्यावरण की किसी वजह से ये सरकार कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही पर्यावरण में जिसकी वजह से आम नागरिक को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो आम नागरिक कहां जाएगा शिकायत करने? एनजीटी जा सकता है, और एनजीटी सरकार से ये बोलेगी कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, हाँ आपकी गलती की वजह से उनका नुकसान हुआ है। जैसे विवादों का निपटारा करना,
चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्णय करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना। ट्राइब्यूनल आमतौर पर कोई व्यक्ति या संस्था है जिसके पास न्याय करने, निर्णय लेने, दावों या विवादों का निर्धारण करने का क्या है, अधिकार है। चाहे इसे इसके शीर्षक में यह बोला गया है कि ट्राइब्यूनल उसके टाइटल में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, जरूरी नहीं है कि जब वो जो संस्था बनाई गई है या जो व्यक्ति को वो ये पावर्स दी गई हैं उसके आगे ट्राइब्यूनल लगाया जाए। समझ रहे हो? इसलिए स्पेशली बोला गया है कि शीर्षक में ट्राइब्यूनल शब्द लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ये बात समझ में आई क्या कह रहा है? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई संस्था बनाई तो उसके नाम के आगे ट्राइब्यूनल लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? उसको ट्राइब्यूनल की शक्तियां प्राप्त हैं, वो अपने आप में एक ट्राइब्यूनल है, मतलब न्यायाधिकरण है। जरूरी नहीं है कि आप लिखो उसके आगे न्यायाधिकरण तभी उसको वो शक्तियां प्राप्त होंगी। आई बात समझ में? न्यायाधिकरण की आवश्यकता क्या थी अभी हम देख लेते हैं। विभिन्न न्यायालयों में मामले के लंबित होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत घरेलू न्यायाधिकरण और अन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिन्हें आगे चलकर न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है। बाद में इन्हें क्या बना दिया गया? ट्राइब्यूनल बना दिया गया। न्यायाधिकरण की स्थापना अदालतों के कार्यभार को कम करने, निर्णयों में तेजी लाने और एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में वकीलों और कौन रहते हैं इसमें? विशेषज्ञ। किस क्षेत्र के विशेषज्ञ? संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जाता है। ट्राइब्यूनल न्याय तंत्र में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी अदालतों के बोझ को क्या करते हैं? कम करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण, सशस्त्र बल, टैक्स और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विवादों की क्या करते हैं? सुनवाई। कुछ मैंने 2-4 एग्जांपल्स लाए हैं ट्राइब्यूनल्स के, जिससे आपको समझने में आसानी होगी क्या कार्य करते हैं। अच्छा, संवैधानिक प्रावधान तो हमने अभी देखा है, संविधान में तो कहीं इनका जिक्र था नहीं। कहां पर आप देखने मिले? सबसे पहले किस वर्ष देखने मिले? 1985 में देखने मिले, अर्थात किसी अधिनियम के तहत लाया गया होगा शायद इन्हें। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हमें देखने मिलते हैं। ट्राइब्यूनल मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। कौन सा अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल अब 2 आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B। इन दोनों में हमें ट्राइब्यूनल्स देखने मिलते हैं। अच्छा, इनमें एक बहुत छोटा सा अंतर है, वो छोटा सा अंतर भी आपको पता चलेगा। 323A कहता है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित ये होगा। 323B कहता है कि अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित है। समझना, 323 ये कहता है कि ये 323 प्रशासनिक ट्राइब्यूनल से संबंधित है। 323B कहता है कि अन्य मामले ट्राइब्यूनल से संबंधित होंगे। कौन से अन्य मामले? तो ये रहे वो अन्य मामले कि इन मामलों के तहत क्या बन सकता है? ट्राइब्यूनल्स का निर्माण किया जा सकता है। 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक ट्राइब्यूनल की स्थापना कर सकती है। अब वो कौन से वाद है देख लेते हैं। टैक्स से संबंधित वादों के लिए क्या बन सकता है? ट्राइब्यूनल, ताकि टैक्स से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या वाद आता है तो कौन सुनेगा? कर से संबंधित न्यायाधिकरणों से सुनेगा। विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर कोई वाद आता है तो आप कोर्ट मत जाइए, आप सीधे किसके पास चले जाइए? उस ट्राइब्यूनल के पास चले जाइए जो किस वाद को सुनता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। आपको समझ में आ रहा है? एक सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है कि केवल आप इस बात को सुनो, आप पर्यावरण से संबंधित बात को सुनो, आप टैक्स से संबंधित बात को सुनो। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब तक जो एक बॉडी बैठी हुई थी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सबके सब भीड़ लगाकर कहां आते थे? उसी के पास आते थे। अब क्या किया गया? इन्हें थोड़ा आराम दिया गया और सबको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। आप अपने मुद्दे को अपने ट्राइब्यूनल के पास लेकर जाओ और वो जो निर्णय सुनाएगा वो एकदम क्या होगा? माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, अपील क्षेत्राधिकार आज भी है। अपीली क्षेत्राधिकार हमने पढ़ा है कि हम ऊपर वाली कोर्ट पर जा सकते हैं अपील लगाने के लिए, वो रहेगा, पर इनके द्वारा सुनाया गया डिसीजन भी क्या रहेगा? मानना पड़ेगा। उद्योग और श्रम से संबंधित ट्राइब्यूनल, भूमि सुधार से संबंधित ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। शहरी संपत्ति पर सीमा से संबंधित,
संसद और राज्य विधानमंडल के लिए जो चुनाव होते हैं उन चुनाव से संबंधित ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो चुनाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, वाद होता है या विवाद होता है, होते रहते हैं विवाद चुनाव से संबंधित, हमेशा कैंडिडेट्स के बीच में, पार्टीज के बीच में, या फिर प्रसार को लेकर कि हमें कम करने दिया, उन्हें ज्यादा करने दिया, उन पर आपने क्यों नहीं उंगली उठाई, उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तो इन सब मामलों के लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है। खाद्य सामग्री से संबंधित, ये भी आपने पढ़ा है कमीशन में। एक कमीशन था आपका खाद्य प्रसंस्करण, जो केवल क्या देखता था, आपका खाद्य से संबंधित मामले देखता है। और किराया और किराएदारी अधिकार से संबंधित भी ट्राइब्यूनल बन सकता है। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 323A क्या कहता है कि एक ट्राइब्यूनल है आपका, और 323B बोलता है कि निम्न सब्जेक्ट्स पर क्या बनाए जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। देखिए आर्टिकल 323A केवल सार्वजनिक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करता है। 323B कुछ अन्य मामलों पर न्यायाधिकरण से संबंधित विचार करता है। 323A में लिखा था कि प्रशासनिक के लिए क्या बन सकता है, एक ट्राइब्यूनल होगा या बन सकता है। पर 323B ने क्या बोला कि इतने सारे सब्जेक्ट्स जिस पर क्या बन सकता है, ट्राइब्यूनल बन सकता है। 323A के तहत यहां ध्यान से देखना, जो ट्राइब्यूनल है केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। देखो यहां पर लिखा है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक मतलब जो प्रशासन से संबंधित ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? साफ साफ 323A में जो ट्राइब्यूनल की बात की गई है वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? 323B ने बोला कि केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर क्या बनेगा, ट्राइब्यूनल बनेगा। और ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। ये डिफरेंस है दोनों आर्टिकल्स में। समझ में आया? 323 से क्या बोलता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करता है, केवल कौन बनाएगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। 323B बोलता है कि निम्न सब्जेक्ट्स पर क्या बनाए जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। और वो ट्राइब्यूनल बनाने की शक्ति सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास भी है। 323B के तहत न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 323A के तहत केंद्र के लिए केवल एक और प्रत्येक राज्य के लिए एक या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सकती है। अर्थात सेंट्रल के लिए एक न्यायाधिकरण बन सकता है, या एक स्टेट के लिए एक न्यायाधिकरण बन सकता है, या एक से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायाधिकरण बन सकता है, यानी ट्राइब्यूनल बन सकता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है ये समझना। किसमें लिखा था, किस आर्टिकल में देखा हमने इसको? 323A में देखा अभी हमने इसको। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं? 42। वर्ष कौन सा? बिल्कुल सही, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम, ध्यान से इस वर्ष को देखना आप, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम क्या? अब स्लाइड नंबर फर्स्ट में पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, कि इसका जिक्र किसी भी संवैधानिक प्रावधान में नहीं किया गया है, परंतु इस वर्ष में पहली बार देखने मिलता है। किस वर्ष में? यही है वो 1985, जब पहली बार एक ट्राइब्यूनल आया था आपका, प्रशासनिक ट्राइब्यूनल अधिनियम 1985। यही है वो वर्ष जिसमें सबसे पहले ट्राइब्यूनल का अस्तित्व आपको देखने मिला। इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद किसने करी? 323A ने क्यों करी इसकी उत्पत्ति? 323A ने क्यों की? क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जिक्र किसमें है? 323। अभी मैं आपसे कह देता कर लगाने से संबंधित किसमें देखने मिलता? 323B। मैं बोलता विदेशी मुद्रा से संबंधित, तो 323। समझ में आ रहा है? यह संघ और राज्यों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवाद और शिकायतों को देखता है। अब समझना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 तीन प्रकार के न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है। कितने प्रकार के? तीन। अब इस पॉइंट को समझना बेहद ही आसान है। केंद्र सरकार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करती है, जिसे क्या बोला जाएगा? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहा जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कहा जाएगा, या एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर
ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए किससे अनुरोध प्राप्त होने पर, किससे अनुरोध प्राप्त होने पर, किससे, राज्य सरकार। कहां होना चाहिए ध्यान, कहां होना चाहिए ध्यान, यहां पर। ठीक है, खो गए यादों में, यादों में नहीं खोना है, कहां होना है ध्यान, यहां पर, है ना, दिखता है सामने से कौन यहां ध्यान दे रहा है और कौन किसी की यादों में खो गया है। क्लियर है, तो कहां ध्यान है अभी आपका, ठीक है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। इसमें बोला गया कि देखो, सबसे पहले तो केंद्र सरकार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना सकती है सेंट्रल में, जिसे क्या बोला जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अब चलते हैं राज्य की बात करते हैं। अगर कोई राज्य अनुरोध करता है किससे, केंद्र सरकार से, कि उसे क्या चाहिए, एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चाहिए, क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो हाँ, केंद्र सरकार उसके लिए क्या गठित कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना सकती है। अब ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण ध्यान से समझना, एक राज्य के लिए एक हो सकता है, दो राज्यों के लिए एक हो सकते हैं, या तीन राज्यों के लिए एक हो सकते हैं, अर्थात अलग अलग राज्यों के लिए भी एक हो सकता है और एक राज्य के लिए भी एक हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्य एक संयुक्त न्यायाधिकरण की मांग कर सकते हैं, वही चीज हमने अभी देखी, जिसे क्या बोला जाएगा, संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहा जाता है, जो ऐसे राज्यों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये कहां से आया, ये यहां से आया कि केंद्र सरकार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे क्या बोला जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इसके पास केंद्र सरकार के कर्मचारी, अच्छा बार बार ये सवाल आ रहा है, आपने एक चीज ध्यान दी होगी अगर, कि केंद्र क्या बना रही है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य केंद्र से क्या डिमांड कर रहा है कि हमारे लिए एक ट्राइब्यूनल बना दीजिए, दो या दो से अधिक राज्य डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए एक संयुक्त ट्राइब्यूनल बना दीजिए। बार बार बोल रहे हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, होता क्या है, यह संघ और राज्यों के मामले के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का क्या करता है, निपटारा। यानी प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों की सेवा शर्तें, भत्ते, पेंशन, वेतन से संबंधित कोई भी मामला वाद का क्या करता है, ये सुनवाई करता है। और अर्थात प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, प्रशासन चला रहे हैं, उनसे संबंधित वादों को सुनता है और उनकी सुनवाई करता है, इसलिए इसका निर्माण किया जाता है। इसके पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों या किसी केंद्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के नियंत्रण में, इस चीज को देखो, केंद्र सरकार के कर्मचारी पहली चीज, या किसी केंद्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के नियंत्रण में, या अन्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम में संबंधित सेवा मामलों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। अर्थात वो सारे क्षेत्र जो किसी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आते हो, किसी केंद्र सरकार के भीतर आते हो, किसी सरकारी संस्था के भीतर आते हो, अर्थात मोटे तौर पर उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, सरकार का। तो ऐसे प्रशासनिक मामलों पर ये अपना मामला अपनी सुनवाई कर सकता है। सीएटी की स्थापना कब की गई है, 1 नवंबर 1985। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की स्थापना 1 नवंबर 1985। इसका वर्ष आपको याद होना चाहिए, क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि ये देश का पहला ट्राइब्यूनल है। क्या है डेट, अच्छा मध्य प्रदेश का स्थापना कब, 1 नवंबर है, एक ही नवंबर है ना, तो 1 नवंबर याद रख लीजिए, वर्ष याद रख लीजिए 1985। इसकी 17 नियमित पीठें हैं, जिनमें से 15 उच्च न्यायालय की प्रमुख सीटों पर है, अर्थात उच्च न्यायालय पर ही बैठती हैं, और बाकी की जो शेष दो हैं वो जयपुर और लखनऊ से संचालित होती हैं। ये बेंच उच्च न्यायालयों की अन्य सीटों पर भी सर्किट बैठकें आयोजित कर सकती हैं। ट्राइब्यूनल्स में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से चुना जाता है। देखो न्यायिक तो ठीक है, न्यायिक न्यायिक होते हैं जिन्हें न्याय से संबंधित ज्ञान हो। ये प्रशासनिक लोगों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप ट्राइब्यूनल किससे संबंधित बनाए हैं आपने, प्रशासन से संबंधित, अर्थात वाद किसके आएंगे वहां पर, प्रशासन से संबंधित। तो नॉलेज किसका होना चाहिए, प्रशासन से संबंधित। तो व्यक्ति भी किसका बैठा होना चाहिए, इसलिए प्रशासनिक ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
ताकि न्यायाधिकरण को कानूनी और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील बिल्कुल की जा सकती है। किसी भी ट्राइब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील आप कर सकते हैं। कहां पर जाकर? उच्च न्यायालय की डिवीजन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर आप इस निर्णय से खुश नहीं है तो आपको अपने उच्च कोर्ट में जाने की पूर्ण क्या है, स्वतंत्रता है। तो यह है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अब राज्य, जो चीज केंद्र में हो रही थी वो अब कहां होने लगेगी? राज्य में। 323 राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 31A के अंतर्गत आने वाले भूमि सुधारों से जुड़े किसी भी कर मामले पर आरोपण, मूल्यांकन, संग्रह, प्रवर्तन जैसे विभिन्न मामलों के लिए न्यायाधिकरण। आपका भू सुधार याद है आपको? तो भू सुधार से संबंधित यदि कोई वाद आता है आपका, तो उससे संबंधित ट्राइब्यूनल बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। किस आर्टिकल के तहत? और केवल भू सुधार के लिए नहीं है, ठीक है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो केवल भू सुधार के लिए ही नहीं, राज्य के पास और भी शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? उद्योग और श्रम, भूमि सुधार, शहरी संपत्ति पर सीमा, खाद्य सामग्री पर, किराया और किराएदारी के अधिकार से संबंधित वादों पर ट्राइब्यूनल्स राज्य सरकारें बना सकती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स है ट्राइब्यूनल्स के जो आपको ट्राइब्यूनल को समझने में और आसान करेंगे। जल विवाद न्यायाधिकरण, नाम से क्लियर हो गया ये तो। मतलब जल से संबंधित जो भी वाद होंगे वो किसके पास जाएंगे? जल विवाद ट्राइब्यूनल या न्यायाधिकरण। अर्थात दो राज्यों के बीच नदी बह रही है, हमारी नर्मदा नदी को मान लेते हैं, 3 राज्यों के बीच बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और, कल को मध्य प्रदेश बोलते हम नहीं भेजते गुजरात के पास पानी, या गुजरात बोलते महाराष्ट्र के पास हम नहीं जाने देंगे, तो विवाद हो गया, जल का विवाद हो गया। अभी जल का विवाद लेकर कहां जाया जाए? जल विवाद न्यायाधिकरण। इस ट्राइब्यूनल के पास चलते हैं ना, हाईकोर्ट के पास क्यों जाना है, किसी कोर्ट के पास क्यों जाना है? ट्राइब्यूनल बना है उसके लिए, तो उस ट्राइब्यूनल के पास चलते हैं। क्यों चलते हैं उस ट्राइब्यूनल के पास? क्योंकि उस ट्राइब्यूनल में न्याय से संबंधित सदस्य भी बैठे हैं, और दूसरा, इस विवाद या जिसे जल के क्षेत्र में या नदियों के क्षेत्र में विशेष अनुभव और ज्ञान है, उससे संबंधित व्यक्ति भी यहां पर बैठे हुए हैं। देखो, संसद में अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम किस वर्ष आया? 1956 अधिनियम किया गया। और अंतर राज्य, अच्छा अब इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ अधिनियम लिखा है, ठीक है, न्यायाधिकरण नहीं लिखा। नहीं तो बोलो 1985 में पहला कैसे आ गया, अभी तो 56 लिखा है यहाँ, है ना? आप लोग के डाउट मैं पहले ही पकड़ लेता हूँ, तुम लोग भले दिमाग में सोच पाओ ना उस चीज को, ठीक है? संसद ने अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 अधिनियमित किया और अंतर राज्य नदी और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विभिन्न जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन समय समय पर किया है। ठीक है, क्यों किया? ताकि राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर क्या ना हो, विवाद उत्पन्न ना हो। अंतर राज्य नदी जल विवाद विधेयक 2019 को मौजूदा अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया है, ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता को दूर करने के लिए। क्या है, देखो कुछ नहीं है, न्यायाधिकरण तो समझ गए क्यों बना है, जल विवाद को दूर करने के लिए। 2019 में क्या हुआ है, हर जल विवाद के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल ना होकर सिर्फ एक ट्राइब्यूनल हो जो हर प्रकार के जल विवादों को क्या करे, सुनने का कार्य करे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 2 राज्यों के विवाद चल रहे हैं तो वो अलग ट्राइब्यूनल सुन रहा है, यहाँ किसी अन्य 2 राज्यों के चल रहे हैं तो वो कोई अन्य ट्राइब्यूनल सुन रहा है। केवल एक ट्राइब्यूनल होगा जिससे बोला गया स्टैंड अलोन ट्राइब्यूनल, जो एक ही होगा, और सभी जल विवाद किसके पास आएंगे, उसी के पास आएंगे। बस वही बोला गया है, ट्राइब्यूनल का गठन किया जाए। यह निश्चित रूप से एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। समय तो लेगा, क्यों? क्योंकि सारे विवाद किसके पास आ गए हैं, एक। अलग अलग ट्राइब्यूनल थे तो सब अलग अलग विवाद देख रहे थे, तो समय सीमा कम लग रही थी, पर अब सारे विवाद किसके पास है, एक के पास है, थोड़ा समय तो लगेगा। तो जल विवाद से संबंधित ट्राइब्यूनल है। फिर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, ठीक है, यह भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। अब ये क्यों है? अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई? 2007 के अधिनियम के तहत की गई। इसने सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आयोग, नियुक्तियां, नामांकन, सेवा की शर्तों से संबंध के क्या विवादों का ये क्या करता है, निपटारा करता है। बेटा जिस कार्य के लिए आप आए हो तो होगा नहीं आज। हाँ, चलिए बैठिए। नई दिल्ली में प्रधान पीठ के अलावा
आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल की पीठ कहां पर है? चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई और जयपुर में इसकी क्षेत्रीय पीठें आपको देखने को मिलेंगी। प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य होते हैं। अब यहां पर एक चीज देखना, एक प्रशासनिक सदस्य होते हैं, पर ये प्रशासनिक सदस्य किस क्षेत्र का ज्ञान रखते होंगे? सेना की नियुक्ति से संबंधित ये ज्ञान रखते होंगे, अर्थात सेना के जो भी विवाद है, आयोग, नियुक्ति, नामांकन, सेवा शर्तों से संबंधित ये ज्ञान रखते होंगे। न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं और प्रशासनिक सदस्य सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं। एक न्यायिक सदस्य कौन होंगे? सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। साथ में जो प्रशासनिक सदस्य बैठ रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? सशस्त्र बलों के संबंधित सेवानिवृत्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र का क्या है? ज्ञान है। ठीक है, अगला ट्राइब्यूनल देखते हैं। ये आ गया आपका एनजीटी। एनजीटी का गठन एक विशेष फास्ट ट्रैक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया, जिसमें न्यायाधीशों को किसका? पर्यावरण विशेषज्ञ। पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल क्यों है इसमें? क्योंकि ये ट्राइब्यूनल पर्यावरण से संबंधित वादों को ग्रहण करता है, सुनता है और उनकी सुनवाई करता है ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। एनजीटी की स्थापना कब की गई है? 2010 में। किस अधिनियम के तहत? एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई है। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए किया गया है। ठीक है, अब मान लो कहीं पर 1000 एकड़ पेड़ों की कटाई होना है। ठीक है, अब वहां की जलवायु ऐसी है कि वहां पर कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा है, तो ये जो 1000 एकड़ पर लगे जो वृक्ष हैं, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का, वहां पर ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अपना क्या करती है? जीवन यापन करती है। अब ये बात आप सीधे कोर्ट के पास लेके चले जाएंगे तो कोर्ट सुनवाई तो करेगा इस पर कोर्ट को हर चीज का ज्ञान तो नहीं है, या वहां बैठे हुए जज को हर चीज तो नहीं पता। कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, O2 का लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी बायोडायवर्सिटी को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और इन जंगलों के कटने से कौन सी बायोडायवर्सिटी कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। तो बेहतर क्या है? एक नया ट्राइब्यूनल बनाया जाए एनजीटी, और उस ट्राइब्यूनल में न्यायाधीश के साथ एक उस व्यक्ति को साथ में बैठाया जाए जो किसका ज्ञान रखता हो? पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान रखता हो। इसीलिए इस ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई, इसलिए विभिन्न ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की जाती है। यह पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा, अभी हमने बात की इस पर कि ये मुआवजे की भी क्या करता है? सिफारिश करता है। किससे? सरकार से, यदि पर्यावरण की वजह से किसी व्यक्ति विशेष को क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। और अंतिम ट्राइब्यूनल है हमारा, यही था, यही हमारा अंतिम ट्राइब्यूनल था। तो ये तो आप पढ़ लेना, पर मुझे ये चीज बता दीजिए कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल में अंतर क्या होता है, बस। कोर्ट सभी मामलों का निर्णय ले सकता है, सभी प्रकार के मामलों का निर्णय दे सकता है। ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित वादों को ही सुन सकता है। अगर नदी विवाद है, जल संबंधित विवाद है, तो वो कौन सुनेगा? जल संबंधित न्यायाधिकरण सुनेगा। प्रशासनिक विवाद है तो वो कौन सुनेगा? प्रशासनिक न्यायाधिकरण सुनेगा। पर्यावरण से संबंधित विवाद है तो एनजीटी सुनेगा। अर्थात किसी विषय, सब्जेक्ट या क्षेत्र विशेष के, इसके अलावा और डिफरेंस? पर्टिकुलर, हाँ वो तो है। और ऐसा है? नहीं, उतना आगे मत जाओ, उतना आगे तुम तो गोते खाने लगे नदी में, बिल्कुल आराम से थोड़ा सा। देखो इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर सदस्य न्याय से संबंधित हो। समझो इस चीज को। कोर्ट में केवल न्यायाधीश आपको क्या दे सकते हैं? डिसीजन दे सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, पर ट्राइब्यूनल्स में न्यायाधीश तो बैठते ही हैं, साथ में कौन बैठता है? उस क्षेत्र के विशेषज्ञ या उस क्षेत्र से संबंधित जो अनुभव और विशेष विशेष ज्ञान रखता हो वो व्यक्ति बैठते हैं। और कोई अंतर दोनों में? क्यों बनाए गए ये बताओ, ट्राइब्यूनल्स क्यों बनाए गए?
किसके भार को कम करने के लिए? कोर्ट के कार्यभार को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, ठीक है। और सुनवाई जल्दी हो, बात का निपटारा जल्दी हो, इसीलिए बनाए गए, ठीक है। कब पहली बार अस्तित्व में आए? 1985। तो 1985 में सबसे पहला ट्राइब्यूनल कौन सा था? कौन सा था? 1985 में सबसे पहला था प्रशासनिक आपका न्यायाधिकरण। ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस आर्टिकल में देखने मिलता है? 323 डी ई ए। किसमें? डी तो कुछ है ही नहीं। 323 ए में क्या बोलता है कि एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण होगा जो बनाया किसके द्वारा जाएगा, और उसे बोला क्या जाएगा? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट्स का क्या? बाकी अगर क्षेत्रों के लिए बनाना है तो क्या किया जाए? कौन सा आर्टिकल शक्ति देगा? 323 बी। ये शक्ति देगा कि आप कर से संबंधित मामले और जल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, सैन्य संबंधित मामलों पर न्यायाधिकरण बना सकते हैं, केवल केंद्र या केंद्र और राज्य दोनों। बस क्लियर है? बस यही तो है ट्राइब्यूनल। मुश्किल था क्या? बिल्कुल आसान है। हाई कोर्ट समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया, तो वो भी तो पता होना चाहिए कि और वाद कहाँ सुने जाते हैं, या न्याय देने की शक्तियां और किसके पास है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्लियर है तो सारी चीजें अच्छे से? चलिए, जय हिंद।